Assalamualaikum. My name is Nabila Muzaffar and I am the instructor of this course. Welcome to the Virtual University of Pakistan. The course STA 424 on Introduction to Experimental Design is going to be delivered on the behalf of Virtual University of Pakistan. The lecture number 10 is starting over here. When to use Cepheid post hoc comparison? Whenever an ANOVA model is used to examine the differences among more than two groups, a post hoc procedure can be used to compare the differences between all pair of means. जब कभी भी हम दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स का मुआवजना ANOVA मॉडल के थ्रू करते हैं तो पोस्ट हॉक प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि पेयर ऑफ मीन्स के दरमियान डिफरेंसेस को कंपेयर करता है. पोस्ट हॉक कंपैरिजन आर वेरी सिमिलर टू टी टेस्ट. However, post hoc comparison are more appropriate for multiple tests because they help to control the type 1 error. Type 1 error is the chance of wrongly accepting the differences between means as significant. टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर रिजेक्ट एच नॉट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू. कोई सही बंदे को हमने गलत साबित कर दिया, किसी बेगुनाह को हमने सजा दे दी, इसको हम क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर. इन अ टी टेस्ट दिस चांस इज कंट्रोल टू बी एट मोस्ट 5%. In other words, we only accept two means as significantly different if the p-value in the t-test is less than 0.05. अगर हमारे पास t-test की p-values less than 0.05 आ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमने अपना alternate hypothesis को accept कर दिया और हम ये कहेंगे कि जो two means हैं वो आपस में significant हैं. In a study that has several groups, we could do several t-tests to compare all the differences between means. Next, however, the overall significance level will be larger than the individual significance level in each one of the two sample t-tests. This is because the probability of incorrectly rejecting a null hypothesis increases as the number of hypothesis tests performed increases. जैसे जैसे हमारे पेयर ऑफ मीन्स बढ़ते जाएंगे उस तरह हमारे नंबर ऑफ हाइपोथेसिस भी इंक्रीज होते जाएंगे. तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ हाइपोथेसिस इंक्रीज होते जाएंगे तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी. इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल है वो लार्जर देन होता है इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस लेवल से. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वर टू परफॉर्म 3 सैम्पल टी टेस्ट ईच विद अ 0.05 significance level, the overall significance level for all three taken together could be as high as 0.14. अगर हम 3 ग्रुप्स लेते हैं, उनके ऊपर 2 सैम्पल टी टेस्ट लगाते हैं और हर पेयर सैम्पल टी टेस्ट का जो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखते हैं तो वो कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? 0.15, जो कि 0.14 से हाई है. टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस अकर, ये समझने के लिए कि ये क्यों होता है, कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ हेड व्हेन यू फ्लिप अ फेयर कॉइन. इफ यू फ्लिप द कॉइन ओनली वंस यू हैव अ 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ हेड. जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो एक हेड आने के चांसेस 1/2 हैं. हाउएवर, if you flip the coin 3 times, the probability that you observe at least one head will be larger than 1/2. लेकिन अगर वही कॉइन आप 3 दफा टॉस करते हो तो एक या एक से ज्यादा आने के जो चांसेस हैं वो 1/2 या 0.5 से ज्यादा होंगे. If you flip the coin 10 times, it is almost us that if we perform enough hypothesis tests simultaneously, each with a given significance level, we can expect a very high probability of incorrectly rejecting at least one null hypothesis. अगर आप कॉइन को 10 टाइम टॉस करते हो तो इससे क्या होगा कि आपके जो हाइपोथेसिस होंगे ना पेयर वाइज वो इंक्रीज हो जाएंगे. अगर हाइपोथेसिस इंक्रीज होंगे तो उसके साथ साथ आपको पता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी इंक्रीज होता जाएगा. तो उससे क्या होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बढ़ने के इम्कान बहुत ज्यादा हो जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Fortunately, post hoc comparisons have been constructed to adjust for this problem. पोस्ट हॉक कंपैरिजन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. पोस्ट हॉक कंपैरिजन्स
are more conservative than t-test and control for type 1 error. t-test क्या करता था? टाइप 1 एरर को रिड्यूस करता था, जबकि पोस्ट हॉक कंपैरिजन क्या करते हैं? टाइप 1 एरर को रिड्यूस करते हैं. There are many post hoc comparison methods available, most of which are named are after dead statisticians. For example, Tukey HSD, Fisher LSD, and Duncan multiple range test. We shall introduce only one method here, known as Sheffey method of pairwise comparison of means. In statistics, Sheffey method, named after the American statistician Henry Sheffey, is a method for adjusting the significance level in a linear regression analysis to account for multiple comparisons. Next, Sheffey pairwise comparison of means. Sheffey is the very general, applying that it can be used for the wide variety of different type of comparison. जितने भी हमारे पास different types of comparison को जब हमने उसका मुआवजा करना है, जब उसको हमने compare करना है, तो Sheffey सबसे अच्छा method है जिसको हम use कर सकते हैं. It controls the experimental error to 5%, or in other words, there are at most 5% chances of making the type 1 error using this procedure. It also makes the Sheffey procedure less sensitive. There are 3 steps to applying the Sheffey's pairwise multiple comparison method. The first step is to obtain the absolute values of pairwise differences between the sample means. सबसे पहले हमने pairs बनाने, फिर उनका सैंपल्स लेना है, फिर उनका डिफरेंसेस लेना है, फिर उनका हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है. ये हमारा शेफे पेयर वाइज कंपैरिजन का सबसे पहला स्टेप है. द सेकेंड स्टेप इज टू ऑब्टेन द वैल्यूज अगेंस्ट विच द पेयर वाइज डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल मीन्स आर कंपेयर्ड एंड आइडेंटिफाई द स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पेयर वाइज डिफरेंसेस. उसके बाद हमने शेफे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसका कंपैरिजन हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ पेयर वाइज डिफरेंसेस के साथ करना है, और फिर देखते हैं कि कौन सा पेयर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और कौन सा पेयर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है. द थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज टू स्टेट द रिजल्ट. जो थर्ड स्टेप होगा वो हमारे पास हमने रिजल्ट बताना है कि कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट है. नेक्स्ट स्लाइड, कंटिन्यू. Sheffey test is customarily used with unequal sample size, although it could be used with equal sample size. Sheffey test जो होता है वो हमेशा जो होता है इसको हम अनइक्वल सैंपल साइज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार ये इक्वल सैंपल साइज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. द क्रिटिकल वैल्यू फॉर द Sheffey test is the degree of freedom for the between variance times the critical value for the one way ANOVA. This simplified to be C dot V is equal to K minus 1 F K minus 1 N minus K alpha. The test statistic is little bit harder to compute. Pure mathematician will argue that this should not be called F because it does not have an F distribution. It's the degree of freedom times an F. Next slide. Sheffey method of pairwise multiple comparison of means. Obtain the absolute values of pairwise differences between sample. Identify statistically significant difference by finding those with an absolute values larger than the corresponding comparison value. ये जो आपके पास फार्मूला है ये है शेफे वैल्यू कैलकुलेट करने का, और यहाँ पे 1/ni प्लस 1/nj इसलिए है कि जब हमारे पास सैंपल साइज अनइक्वल हो. जब सैंपल साइज इक्वल होंगे तो 1/n आ जाएगा. रिजेक्ट h0 इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू. जब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक इससे ग्रेटर हो जाएगा तो हम h0 को रिजेक्ट कर देंगे और हम कहेंगे कि हमारे पास पेयर जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. नोट दैट दिस इज अ राइट टेल टेस्ट. आपको ये पता होता है कि राइट टेल टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो ग्रेटर देन की फॉर्म में होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेट द सिग्निफिकेंस लेवल चूजन एंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन पेयर ऑफ मीन्स. फिर हम बताएंगे कि जो अगर हमारे पास रिजेक्ट h0 होता है तो हम कहेंगे पेयर वाइज जो डिफरेंसेस है वो सिग्निफिकेंट है. नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल आ गई. Perform the analysis of variance on the following data and analyze the treatment means using the Sheffey test with alpha is equal to 0.05 level of significance. यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं और 4 ब्लॉक्स दिए हुए हैं. हमने क्या करना है? हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करना है. उसके बाद देखना है कि
6 ट्रीटमेंट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट आ रहे हैं या इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं तो उनका कौन सा पेयर सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है, वो हमने शेफे टेस्ट के थ्रू देखना है। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे? All treatment means are equal. All treatment means are equal. और इसका ऑल्टरनेट क्या बन जाएगा? एटलीस्ट 2 treatments are equal. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? अल्फा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? F इज इक्वल टू MS ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MS एरर। ऑल्दो यहाँ पर ब्लॉक का भी होगा, आप कहोगे कि ये तो 2 वे अनोवा है, लेकिन मैं यहाँ पर हाइपोथेसिस भी एक लिख रही हूँ और टेस्ट स्टैटिस्टिक भी एक लिख रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ काम ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। हम ब्लॉक्स के सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि उसके लिए हमें एरर के चाहिए होता है, इसी वजह से। लेकिन हम यहाँ पर मेन क्या काम कर रहे हैं? ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम क्या जाएंगे? कॉलम का सम निकालना है, फिर उनका स्क्वायर निकालना है, फिर इसी तरह हमने यहाँ पर कॉलम का सम निकालना है और उसका कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट रो को जब हम सम अप करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है? 19, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आता है 361। सेकंड रो को सम अप करेंगे तो आंसर आता है 23, उसको स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर आता है 529। इसी तरह जब हम थर्ड रो को सम अप करेंगे तो उसका आंसर आता है 31, और उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आता है 961। इसी तरह जब हम फोर्थ रो को सम अप करेंगे तो आंसर आ रहा है 13, और इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? 169। और जब हम इन पूरी रो को सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 86। अब आपने क्या करना है? कॉलम को सम अप करना है। पहले कॉलम को सम अप किया, आपके पास आंसर आया 7। सेकंड कॉलम को सम अप किया, आपके पास आंसर आ रहा है 16। थर्ड कॉलम को सम अप किया, आपके पास आंसर आ रहा है 19। इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कॉलम को सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 23, 14, 7। अब ये जो आपने कॉलम को सम अप किया उसका स्क्वायर ले लेंगे। 7 का स्क्वायर लिया 49, 16 का स्क्वायर लिया 256, 19 का स्क्वायर लिया आपके पास आ जाता है 361, 23 का स्क्वायर लिया 529, 14 का स्क्वायर लिया 256 और 7 का स्क्वायर लिया तो 49। अब ये जो आपने स्क्वायर्स लिए हैं कॉलम के और रोज के, इसके स्क्वायर, इनको आप सम अप कर लें तो आपके पास आंसर आ रहा है, कॉलम का सम अप स्क्वायर आ रहा है 1440 और रो का सम अप स्क्वायर आ रहा है 2020। और इसी तरह आपने जब डबल सम YIJ स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर लोगे प्लस करोगे 3 स्क्वायर के साथ, इसी तरह सो ऑन, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 412। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। ये आपके पास ट्रीटमेंट्स थे, ये आपने निकाला था कि इसका सम अप करोगे तो 7 आ रहा है कॉलम का, इसका 16 आ रहा है, इसका 19 आ रहा है, 23 आ रहा है इस कॉलम का सम अप, इसका 14 और इसका 7 आ रहा है। और जब आप इसके मीन्स लोगे तो इसका मीन आ रहा है 1.75, 4.75, 5.75, 3.5, 1.75। ये था कि ट्रीटमेंट के टोटल हमने निकाल लिए और ट्रीटमेंट के मीन्स निकाल लिए। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब हमने क्या निकालना है? हमने टोटल का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, ब्लॉक का निकालना है और देन हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। टोटल का आपको फार्मूला पता है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर हम किस तरह निकालते हैं? डबल सम YIJ स्क्वायर
माइनस सी डॉट एफ। सी डॉट आपको पता है करेक्शन फैक्टर होता है और ये इक्वल होता है ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर सी। आर यहाँ पर स्टैंड करता है रो और सी यहाँ पर स्टैंड करता है कॉलम को। वाई आई जे स्क्वायर का सम आपको पता है पीछे आ रहा है 412, ग्रैंड टोटल आता है 86 और उसका स्क्वायर लेंगे। आर हमारे पास 4 है और कॉलम हमारे पास 6 है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आता है 103.83। इसी तरह आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास है टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। कॉलम का सम कर रहे हैं तो हमने नीचे रो लिखनी है और यहाँ पे माइनस करेंगे तो सी डॉट एफ आ जाएगा। सही, इसका आंसर आपके पास आ रहा है 51.83। इसी तरह आपने सम ऑफ ब्लॉक निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक वो आपके पास आएगा टी आई डॉट का स्क्वायर, उसका सम लेंगे और उसको सी पे डिवाइड कर देंगे और जो वो आएगा उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 28.50। अब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालना है। वो आपके पास आता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक। आपने निकाला है, इसका आंसर जो आपके पास आ रहा है वो है 23.50। ये आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकला है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे गए। ये आपके पास अनोवा टेबल है, सोर्स ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, मीन स्क्वायर्स हैं और एफ है। ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ट्रीटमेंट्स टोटल कितने थे 6 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन गई 5। ब्लॉक्स कितने थे 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन गई 3। एरर कितने थे, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि ब्लॉक की और ट्रीटमेंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। जब हम इन तीनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी जो कि है 23। इसी तरह हमने सम ऑफ स्क्वायर निकाला। सम ऑफ स्क्वायर जो ट्रीटमेंट का आ रहा था वो था 51.83, ब्लॉक का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा था 28.50, एरर का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा था 23.50 और टोटल का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा था 103.83। मीन स्क्वायर हम किस तरह निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ रहा है मीन स्क्वायर 10.37, ब्लॉक का मीन स्क्वायर क्या आ रहा है 9.50 और एरर का मीन स्क्वायर क्या आ रहा है 1.57 और एफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट की क्या आएगी, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को मीन स्क्वायर ऑफ एरर से डिवाइड करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 6.61। क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, रिजेक्ट H नॉट if calculated value is greater than f alpha k minus 1 into k minus 1 और r minus 1। ठीक है, f कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास 6.61 थी, f अल्फा आपके पास 0.05 था, k माइनस 1 आपके पास 5 है और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 15 है। आपने इसकी टेबल की वैल्यू देखी f टेबल से और आपने देखा इसका आंसर आ रहा है 2.90। 6.61 2.90 से बड़ी है तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट H नॉट। और हम कंक्लूजन क्या बताएंगे, हम कंक्लूजन ये बताएंगे सिंस 6.61 is greater than 2.0 fall in the critical region so we reject H naught, or we can say that at least two means are equal। नेक्स्ट स्लाइड।
The ANOVA table provide us with what is called the omnibus F-test or likewise model significance. ANOVA table हमें सिर्फ मॉडल की significance बताता है. In the two-way ANOVA, this test show that there is at least one significance difference between a pair of means. Two-way ANOVA में हमारे पास रिजल्ट क्या निकला कि हमारे पास सिर्फ at least two means or at least two means are not equal. Of course, there are 15 unique pair of means in our example. The omnibus F-test or the model significance F-test does not indicate which pair are significantly different. कि जो हमने 15 unique pairs बनाए हैं, F-test हमें ये नहीं बताता कि 15 pairs में से कौन सा significantly different है और कौन सा significantly different नहीं है. Therefore, we need a post hoc comparison to examine the differences between all pairs. Next slide, Schaffe test. The first step to using the Schaffe procedure involve calculating the differences in all pair of means. सबसे पहले हमने pairs बनाने हैं, फिर उनका differences लेना है. ठीक है, हमने pairs कितने बनने थे? हमारे पास treatments कितनी थी? 6 और हमारे पास हमने कितने के pairs बनाने थे? 2. तो pairs हमारे पास 6 से 2 कितने बन गए? 15. तो हमने कितने pairs बनाने हैं? 15 और उनका differences लेना है. पहले पेयर का डिफरेंसेस लिया, L1 हमारे पास क्या आ जाएगा? x बार 1 माइनस x बार 2. इसी तरह हमने 15 पेयर्स बना लिए. L2 हमारे पास आएगा x बार 1 माइनस x बार 3. L3 आ रहा है x बार 1 माइनस x बार 4. L4 आ रहा है x बार 1 माइनस x बार 5. L5 आ रहा है x बार 1 माइनस x बार 6. ये L6 आ रहा है हमारे पास x बार 2 माइनस x बार 3. L7 जो है वो हमारे पास आ रहा है x बार 2 माइनस x बार 4. इसी तरह हमारे पास L8 आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 5. L9 आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 6. L10 आ जाएगा x बार 3 माइनस x बार 4. L11 आ जाएगा x बार 3 माइनस x बार 5. L12 आ जाएगा x बार 3 माइनस x बार 6 और L13 आ जाएगा x बार 4 माइनस x बार 5. L14 आ जाएगा x बार 4 माइनस x बार 6. अब एक पेयर रह जाएगा, उसका डिफरेंस आ जाएगा x बार 4 माइनस x बार 6. सही, ये आपके डिफरेंसेस बन गए पेयर्स के. x बार 1 को x बार 2 से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 2.25. L2 हमारे पास आ रहा है माइनस 3. L3 हमारे पास माइनस 4. L4 हमारे पास माइनस 1.75. L5 आ रहा है 0. L6 आ रहा है माइनस 0.75. L7 आ रहा है हमारे पास माइनस 1.75. इसी तरह L8 हमारे पास आ रहा है 0.5. L9 हमारे पास आ रहा है 2.25. L10 आ रहा है हमारे पास माइनस 1. L11 आ रहा है हमारे पास 1.25. L12 हमारे पास आ रहा है 3. L13 आ रहा है हमारे पास 2.25. L14 आ रहा है 4 और L15 हमारे पास आ रहा है 1.75. ठीक है, ये हमने सारे डिफरेंसेस निकाल दिए. नेक्स्ट स्लाइड. अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट वी नीड टू कंपेयर दीज डिफरेंसेस टू Schaffe क्रिटिकल वैल्यूज. Schaffe क्रिटिकल वैल्यूज, यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास सैंपल साइज इक्वल है, तो हमने Schaffe वैल्यू जो है वो सैंपल साइज के हिसाब से निकालनी है. k-1 n-k MSC in divided by 1/n. k-1 5 आ जाएगा. f अल्फा हमारे पास 0.055. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 24 थी. 24 में से हमने 6 को निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 18. MSC हमारे पास क्या आ रहा था? 1.57 हमारे पास MSC आ रहा था. MSC हमारे पास क्या आ रहा था? 1.57. और हमारे पास टोटल
कितने थे, ट्रीटमेंट्स कितनी थी, 6 थी, लेकिन हर ट्रीटमेंट्स में कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू टेबल से देखनी है, फिर उसका आंसर निकालना है। आप एफ टेबल में गए, वहां से आपने इसकी वैल्यू देखी, 2.77 इसकी वैल्यू आ रही है, 2.77 इसकी वैल्यू आ रही है, 1.57 और डिवाइडेड बाय 1/4। आपने इसको कैलकुलेट करना है और उसको स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाना है। आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ रहा है 5.43। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो आंसर आ रहा है 2.33। ये थी आपके पास एस वैल्यू, जिसके साथ आपने पेयर वाइज जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होंगी उसको कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक साइड पे बना लोगे पेयर्स का कॉलम, एक साइड पे शेफे वैल्यू और एक साइड पे डिसीजन का कॉलम। जो पेयर्स होंगे, आपके पास जो वैल्यूज आ रही थी फर्स्ट पेयर की वो थी -2.25, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली तो वो 2.25 आ जाएगी। ठीक है, और एस वैल्यू थी 2.33। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पेयर की जो डिफरेंस आ रहा था वो -3 था, जब आपने उसका एब्सोल्यूट ली वैल्यू तो वो 3 होगी। इसी तरह -4 आ रहा था, उसकी एब्सोल्यूट ली 4 होगी। -1.75 आ रहा था, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो 1.75 आ गई। इसी तरह 0.75 आ गया, 1.75 आ गया, 0.5 एंड 2.25 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली 1 आ गई, 1.25 की ली एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो 1.25 ही रही, 3 आ गया, 2.25, 4, 1.75। बैक स्लाइड पे गए, 2.33, 2.25 हमारे पास लेस देन है 2.33 से, तो हमारे पास डिसीजन क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि इन दो पेयर्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। 3 हमारे पास 2.33 से बड़ा है, तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट। इसी तरह 4 भी हमारे पास 2.33 से बड़ा है, तो डिसीजन सेम रहा। 1.75 लेस देन है 2.33 से, तो हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह 0 भी लेस देन है, तो डिसीजन सेम रहा। 0 फिर लेस देन है शेफे वैल्यू से, तो डिसीजन सेम रहा। 1.75 भी लेस देन है, डिसीजन सेम रहा। 0.5 भी लेस देन है, डिसीजन सेम रहा। 2.25 भी लेस देन है हमारे पास, तो डिसीजन हमारे पास क्या गया, सेम रहा। इसी तरह 1 जो है वो भी 2.33 से लेस देन है, तो डिसीजन क्या रहा, इनसिग्निफिकेंट। 1.25 भी 2.33 से लेस देन है, डिसीजन सेम रहा। 3 ग्रेटर देन है, डिसीजन सिग्निफिकेंट हो गया। 2.25 भी लेस देन है हमारे पास, तो डिसीजन इनसिग्निफिकेंट हो गया। 4 हमारे पास ग्रेटर देन है, तो डिसीजन हमारे पास सिग्निफिकेंट आ गया। इसी तरह 1.75 लेस देन है, तो डिसीजन हमारे पास इनसिग्निफिकेंट आ गया। हमने अपने शेफे जो टेस्ट था उसके तीनों प्रोसीजर को फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। द इफेक्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ग्रेफाइट कोटर on light box reading are to be studied, as these readings might differ from day to day. Observations are to be taken on each of the 4 types every day for 3 days. The result are ग्रेफाइट कोटर टाइप्स हैं MAKL और डे हमारे पास 1 2 3 है, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। हमने निकालना क्या है, कंस्ट्रक्ट एन एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेबल, determine at 0.05 level of significance whether there is significant difference between the various pair of cotter types. Apply the Sheaffe test to locate the significant difference between the various pair of cotter types.
सबसे पहले आपने अनोवा टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, फिर आपने क्वार्टर टाइप्स के जो पेयर्स हैं उसका आपने 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उनके दरमियान डिफरेंस देखना है। अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट आ जाता है तो हमने शेफे टेस्ट की बदौलत पेयर वाइज डिफरेंस देखना है कि कौन से पेयर सिग्निफिकेंट हैं और कौन से पेयर सिग्निफिकेंट नहीं हैं। सबसे पहले हम क्या गए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमने लिखा कि ऑल मीन्स ऑफ क्वार्टर टाइप्स आर इक्वल। और हमारे पास ऑल्टरनेट क्या बन जाएगा, एटलीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल। अल्फा आपके पास आ जाएगा 0.05। एफ की टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास आ जाएगा एमएस क्वार्टर टाइप्स डिवाइडेड बाय एमएस एरर। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर आपके पास ग्रेफाइट क्वार्टर टाइप्स दिए हुए हैं और डे दिए हुए हैं। ग्रेफाइट क्वार्टर टाइप्स MAKL दिए हुए हैं और डे आपके पास 1 2 3 दिए गए। हम क्या करते थे, हमने रो का सम अप लेना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, इसी तरह कॉलम का सम अप लेना है और उसका स्क्वायर लेना है। रो का सम अप लोगे, फर्स्ट रो का सम अप लोगे तो 18.4 आ रहा है, उसका स्क्वायर लोगे तो 3338.56 आ जाता है। इसी तरह सेकंड रो का सम अप लोगे तो 19.6 आ रहा है, उसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आता है 384.16। थर्ड रो का सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आता है 19.4 और उसका स्क्वायर लोगे तो आंसर आ रहा है 376.36। फर्स्ट कॉलम का सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आता है 12.8। सेकंड कॉलम का सम अप लोगे आंसर आ रहा है 14.6। थर्ड कॉलम का सम अप लोगे आंसर आ रहा है 15.8। लास्ट कॉलम का सम अप लोगे तो 14.2। रो जो आपने कॉलम का सम अप किया उसका सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आता है 57.4। इस तरह ये जो आपने कॉलम के सम अप लिए हैं इसका स्क्वायर लोगे तो आंसर आ रहा है 163.84, 213.16, 249.64, 201.64। इन जो कॉलम का स्क्वायर लिया इसका सम अप लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 828.28 और जो रो का स्क्वायर लिया उसका सम अप लोगे तो 1099.08। आपके पास हम YIJ का सम ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा है 276.84। ट्रीटमेंट्स आ गई, ट्रीटमेंट का टोटल लिया और उसको मीन निकाल दिया। ट्रीटमेंट आपके पास टोटल क्या आ गया 12.8, 14.6, 15.8 और 14.2। अब आपने इसका मीन्स निकाला तो 12.8 का जो मीन आ रहा है वो है 4.27, 14.6 का मीन आ रहा है 4.87, 15.8 का मीन आ रहा है 5.27 और 14.2 का मीन आ रहा है 4.73। नेक्स्ट स्लाइड पे गए, हमने टोटल का सम ऑफ स्क्वायर निकाला। टोटल का सम ऑफ स्क्वायर हमने किस तरह निकाला उसका फार्मूला आपको पता है, YIJ का स्क्वायर का सम माइनस C.F। YIJ स्क्वायर का सम आपके पास आ रहा था 276.84। C.F करेक्शन फैक्टर होता है, ये आपको पता है टोटल ग्रैंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC होता है। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका 274.56। आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.28। अब आपने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट पे चलेगी या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वार्टर टाइप्स पे चलेगी। ये निकाला आपने T.J का स्क्वायर, उसका सम लिया और उसको R पे डिवाइड कर दिया और उसको C.F से माइनस कर दिया। इसका सम ऑफ स्क्वायर और उसको जब आपने R पे डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 276.09 माइनस
274.56। आंसर आपके पास आता है 1.53। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, आपने ब्लॉक लिया टी आई डॉट का स्क्वायर, उसका सम ऑफ उसको कॉलम से डिवाइड किया और उसका करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दिया, उसका आंसर आपके पास 0.21 आ रहा है। अब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकाला। सम ऑफ स्क्वायर एरर का फार्मूला मैं पिछली एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ, आपने वही फार्मूला इधर अप्लाई करना है और उसका आंसर आता है 0.537। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेगी। सोर्स ऑफ वेरिएशन है ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपके पास ट्रीटमेंट्स 4 थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। सम ऑफ स्क्वायर आपके पास इसका क्या आ रहा था 1.53, ब्लॉक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन गई 2, इसका सम ऑफ स्क्वायर आपके पास 0.21 था। एरर 6 हो गए, इसका सम ऑफ स्क्वायर 0.54, टोटल इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 है और टोटल का सम ऑफ स्क्वायर 2.28 है। मीन स्क्वायर आपके पास आ जाएंगे 0.51, 0.10, 0.09 और एफ क्या है 5.61। क्रिटिकल रीजन की तरफ आगे, क्रिटिकल रीजन वही रहेगा रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज ग्रेटर देन एफ अल्फा k माइनस 1 r माइनस 1 इंटू k माइनस 1। ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 5.67 आ रही है, एफ अल्फा हमारे पास 0.05 है, k माइनस 1 हमारे पास 3 है और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 6 है। हम इसकी टेबल वैल्यू देखेंगे और उसको देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 3 को 6 के साथ कंपेयर किया, 0.05 हमने अल्फा की वैल्यू रखी तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 4.76, जो कि ये से बड़ी है तो हम क्या करेंगे रिजेक्ट एच नॉट। कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन सेम वही रहेगा, सिंस 5.67 is greater than 4.76, fall in critical region, so we reject H naught, or we can say that at least two means are equal. नेक्स्ट स्लाइड पे आगे वही सारी बात जो पिछले एग्जाम्पल में हमने की थी वही बात है। अनोवा टेबल हमें सिर्फ मॉडल के सिग्निफिकेंस बताता है। ये जो हमने अनोवा का 2 वे अनोवा परफॉर्म किया है इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आया कि एटलीस्ट 2 मीन्स आर इक्वल। ऑफ कोर्स देयर आर 6 यूनिक पेयर ऑफ मीन्स इन आवर एग्जाम्पल। हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स थे तो 4 का जब हम पेयर बनाएंगे 2-2 करेंगे तो हमारे पास 6 पेयर्स बन जाएंगे। एफ टेस्ट हमें ये नहीं बताता कि कौन सा पेयर हमारे पास सिग्निफिकेंट है, उसके लिए हम क्या करते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं। शेफी टेस्ट की तरफ आ गए। शेफी टेस्ट में सबसे पहला प्रोसीजर क्या था कि पेयर्स बनाओ और उसका डिफरेंस लो। 4 थे आपके पास ट्रीटमेंट्स, आपने 2 का पेयर्स बनाया तो 6 पेयर्स बन गए। अब आपने क्या करना है उन पेयर्स का डिफरेंसेस लेना है, x बार 1 माइनस x बार 2, x बार 1 माइनस x बार 3, x बार 1 माइनस x बार 4। L4 क्या आ जाएगा x बार 2 माइनस x बार 3, x बार 2 माइनस x बार 4 और L6 आपके पास आ जाएगा x बार 3 माइनस x बार 4। इनका डिफरेंस लिया आपके पास आंसर आ जाएगा -0.6 -1 -0.46 0.1 -0.4 0.14 और इसका आंसर आ जाता है 0.4। नेक्स्ट स्टेप था शेफी वैल्यू कैलकुलेट करना। शेफी वैल्यू का आपको फार्मूला पता है k माइनस 1 f अल्फा k माइनस 1 n माइनस k msc ओवर 1 ओवर n।
k-1 यहाँ पर हमारे पास 3 था, अल्फा की वैल्यू 0.05, k-1 3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 4 इंटू 3 हमारे पास 12 होता है। 12 में से हमने 4 को माइनस किया तो 8 आ गया। MSE हमारे पास 0.09 था, n हमारे पास 1/3 था। टेबल वैसे वैल्यू इसकी देखी 4.07 आ रही थी, इसी तरह हमने इसको उतार दिया, 1 को 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.333 आंसर आ रहा था। आपने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आता है 0.3663। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.605। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, शेफे वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो आपके पास पेयर वाइज थे उनका आपने एब्सोल्यूट लिया, उसको शेफे वैल्यू से कंपेयर किया, देन आपने डिसीजन दे दिया। पेयर वाइज पहली वेरी वाइज जो आपका पास डिफरेंस आ रहा था उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, 0.6 हो गया, देन आपके पास 1 आ गया, उसके बाद 0.46, 0.4, 0.14, 0.54। शेफी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.605। 0.6 लेस देन है 0.05 से, डिसीजन क्या रहा, इनसिग्निफिकेंट। 1 आपके पास ग्रेटर देन है शेफी वैल्यू से, डिसीजन क्या रहा, सिग्निफिकेंट। 0.46 लेस देन है 0.605 से, तो डिसीजन आपके पास इनसिग्निफिकेंट रहा। इसी तरह 0.4 लेस देन है शेफी वैल्यू से, डिसीजन सेम रहा। 0.14 लेस देन है 0.605 से, डिसीजन सेम रहा। 0.54 भी लेस देन है तो डिसीजन सेम रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ईच ऑफ 5 varieties ऑफ कॉर्न इज प्लांटेड इन 3 plots in a large field. The respective yields in bushels per acre are indicated below. यहाँ पर हमारे पास 5 varieties ऑफ कॉर्न हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंस्ट्रक्ट एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, डिटरमिन एट 0.05 level of significance whether there is significant difference between the various pair of varieties of corn. Apply the Chaffee test to locate the significant difference between the various pair of varieties of corn. सबसे पहले आपने अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, फिर आपने जो कॉर्न की पेयर्स हैं उनके दरमियान देखना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। जब वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तो फिर हमने देखना है कि कौन से पेयर सिग्निफिकेंट हैं और कौन से पेयर सिग्निफिकेंट नहीं हैं, वो शेफी टेस्ट के थ्रू आपने चेक करने हैं। अनोवा टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको पता है हाइपोथेसिस आ जाता है। यहाँ पर आपके पास हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ऑल मीन्स ऑफ कॉर्न आर इक्वल। और आपके पास ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 means of corn are equal और not equal। अल्फा आपके पास चला जाएगा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास क्या चला जाएगा, MS of corn divided by MS of error। नेक्स्ट स्लाइड, वैरायटीज ऑफ कॉर्न है। आपने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का सम लिया, यहाँ पर आपको रोज की इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन है, तो हमने सिर्फ कॉलम का सम अप लेंगे। फर्स्ट कॉलम का सम अप लिया तो 146.8 आ गया। इसी तरह सेकंड कॉलम का सम अप लिया तो 165.2 आया। थर्ड कॉलम का सम अप लिया तो 179.4 आया। फोर्थ कॉलम का सम अप लिया तो हमारे पास 144.9 आया। 5 कॉलम का सम अप लिया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 155.8। जब आपने इन 3-4-5 कॉलम का सम अप लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 792.1।
जो एक लिहाज से आपके पास ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब आपने ये जो कॉलम का सम अप लिया इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आता है 2155.0.24। इस कॉलम का सम अप का आंसर लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 2729.1.04। इस कॉलम का सम अप का आंसर आपके पास आ रहा है 3218.4.36 और इसका आ रहा है 2099.6.01 और इस कॉलम का सम अप का आंसर क्या आ रहा है 24273.64। जब आपने इन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम का सम अप लिया तो आपके पास आंसर आता है 126.295.29। आपने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y_i_j का लिया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 42204.11। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे हमने यहाँ पर इसको देखा, हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का आपको पास फार्मूला पता है, y_i_j का स्क्वायर, उसका सम अप लोगे और उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दोगे। y_i_j का स्क्वायर का सम अप आपके पास आपने पिछली स्लाइड पे देखा था 4220.11 आ रहा है। करेक्शन फैक्टर किसके बराबर होता है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हमारे पास रो नहीं है तो हमने n लेंगे। सही, ग्रैंड टोटल आपको पता था, ग्रैंड टोटल आ रहा था 792.1, उसका स्क्वायर लोगे और उसको n पे डिवाइड लोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 4128.16। आपने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो आपके पास आंसर आता है 375.94। अब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन निकालना है, जो आपके पास आंसर होता है t.j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितनी आपके पास रो थी, क्योंकि आप कॉलम को सम अप कर रहे हो तो आपके पास रोज उतनी आ जाएंगी, माइनस करेक्शन फैक्टर। इसका आंसर लिया, आपके पास आंसर आ रहा है 42098.43। करेक्शन फैक्टर को निकाला, आपके पास आंसर आ रहा है 41828.16। इस वाली वैल्यू को इसके साथ डिफरेंस लिया हमने तो हमारे पास आंसर आ जाता है 270.27। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकाला, वो किसके इक्वल होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। इस वाली सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 105.67। नेक्स्ट स्लाइड पर आगे वैरायटीज ऑफ कॉर्न थी, उनका टोटल किया और उसका मीन निकाल दिया। टोटल हमने किया, इसका टोटल आ रहा है 146.8, 165.2, 179.4, 144.9 और 155.8। अब इसका हमारे पास मीन क्या आ रहा है, इसका मीन आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम का मीन आपके पास आ रहा है 48.93, सेकंड कॉलम का मीन आपके पास आ रहा है 55.06, थर्ड कॉलम का मीन आ रहा है 59.8, फोर्थ कॉलम का मीन आ रहा है 48.3 और 5 कॉलम का मीन आ रहा है 51.93। नेक्स्ट स्लाइड पर आगे आपके पास अनोवा टेबल आ गया। अनोवा टेबल में आपके पास फर्स्ट कॉलम सोर्स ऑफ वेरिएशंस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, मीन स्क्वायर्स हैं और एफ है। यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक्स की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने इससे रिलेटेड कोई चीज फाइंड आउट नहीं करनी। ट्रीटमेंट्स हमारे पास 5 थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 4 होगी, एरर हमारे पास 10 आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की 10 आ गई और टोटल की डिग्री ऑफ 14 आ गई। इस तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास 270.27 आ गया, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 105.67 आ गई और टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 375.94 आ गई।
मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास 67.57 आ जाएगा। मीन स्क्वायर एरर आपके पास आ जाएगा 10.57 और एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास 6.39 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू 6.39 था, यहाँ पर आपके पास अल्फा 0.05 है। ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 4 है और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 10 है। आपने इसकी टेबल वैल्यू देखी और देखा आपके पास आंसर आ रहा है 3.48। 6.39 ग्रेटर देन है 3.48 से, तो हम अपना क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट कर देते हैं। कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, सिंस 6.39 is greater than 3.48 fall in the critical region, so we reject H naught, or we can say that at least 2 means नेक्स्ट स्लाइड पे आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर आगे, द अनोवा टेबल प्रोवाइड अस विद व्हाट इज कॉल्ड द ओमनिबस एफ टेस्ट और लाइकवाइज मॉडल सिग्निफिकेंस। ये हम पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं कि अनोवा टेबल हमें सिर्फ मॉडल की सिग्निफिकेंस बताता है। ये हमारे वाला पिछला जो टेबल था वो वन वे अनोवा था, जो उसने रिजल्ट हमें प्रोवाइड किए कि एटलीस्ट 1 मीन और 2 मीन्स आर इक्वल। Of course, there are 10 unique pair of means in our example. 5 treatments थी, 5 का जब हम pairs बनाएंगे तो वो 10 pairs बन जाएंगे। F टेस्ट हमें 10 pairs की significance नहीं बताता। 10 pairs की significance हम पोस्ट हॉक टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। पोस्ट हॉक टेस्ट में हमने शेफी मेथड इस्तेमाल किया और शेफी मेथड का जो फर्स्ट स्टेप था वो था कि आपने पेयर्स लेने हैं, उनका डिफरेंसेस लेने हैं और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमने पेयर्स बना लिए 10 पेयर्स, आपको पता है किस तरह बनाने हैं। 5 आपके पास ट्रीटमेंट्स थी और आपने 2 पेयर्स बनाने थे, तो आप 5C2 लोगे तो आपके पास 10 पेयर्स बन जाएंगे। अब आपने 10 पेयर्स का डिफरेंसेस लेना है, x⁴ माइनस x/2, x⁴ माइनस x⁴, x⁴ माइनस x⁴, x⁴ माइनस x⁴, x⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴, x⁴ माइनस x⁴। L8 क्या आ जाएगा, x⁴ 3 माइनस x⁴, L9 आ जाएगा x⁴ 3 माइनस x⁴ और L10 आ जाएगा x⁴ 3 माइनस x⁴ इनका डिफरेंस लिया, आपके पास आंसर आ जाएगा -6.13, -10.87, -0.63, -3, -4.74, 6.74, 3.13, 11.5, 7.87 and -3.63। नेक्स्ट स्टेप आपके पास था शेफे वैल्यू कैलकुलेट करने का। किस तरह करोगे, k-1 f अल्फा k-1 n-k MSc over 1/n। k-1 आपके पास 4 आ रहा है, 0.05, k-1 आपके पास 4 है और n-k आपके पास n-k यहाँ पर 10 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 15 थी, उसमें से आपने 5 ट्रीटमेंट को माइनस किया तो वो 10 आ गया।
MSE आपके पास 10.57 है और N आपके पास यहाँ पर 3 आ रहा है। आपने इसकी टेबल वैल्यू देखी, ये जो आपके पास F की टेबल वैल्यू है आपने देखी और आपने देखा इसका आंसर आपके पास आ रहा है 3.48। 10.57 और 1 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 0.333। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और आपने देखना है इसका आंसर क्या आ रहा है 49। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 7। नेक्स्ट स्टेप पे गए, जो आपने पेयर्स बनाए थे आप एक कॉलम में वो ले लोगे, सेकंड कॉलम में आप शेफे वैल्यू ले लोगे और थर्ड कॉलम में आप इसका डिसीजन बता दोगे। पेयर्स ले लोगे, पेयर्स आपके पास उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लोगे। फर्स्ट पेयर का जो डिफरेंस आ रहा था वो -6.13 था, आपने जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो 6.13 आ गया। इसी तरह 10.87 आ जाएगा, 0.63, 3, 4.74, 6.74, 3.13, 11.5, 7.87 एंड 3.63। शेफी वैल्यू आपके पास 7 थी। 6.13 लेस देन है 7 तो डिसीजन आपके पास इनसिग्निफिकेंट रहा। 10.87 ग्रेटर देन 7 है तो डिसीजन सिग्निफिकेंट रहा। 0.63 लेस देन 7 है, डिसीजन इनसिग्निफिकेंट रहा। 3 इज ऑल्सो लेस देन 7 तो डिसीजन भी सेम रहा। इसी तरह 4.74 भी लेस देन है 7 से तो डिसीजन आपका सेम रहा। 6.74 भी लेस देन है तो डिसीजन सेम रहा। 3.13 भी लेस देन है 7 से तो डिसीजन आपका सेम रहा। 11.54 हमारे पास ग्रेटर देन है 7 से तो डिसीजन आपके पास सिग्निफिकेंट हो गया। 7.87 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 7 तो डिसीजन आपके पास सिग्निफिकेंट हो गया। 3.63 आपके पास लेस देन है 7 से तो डिसीजन आपके पास इनसिग्निफिकेंट हो गया। सही, ये थी आपके पास 1 अनोवा एग्जाम्पल जिसमें आपके पास पेयर वाइज पता चल गया कि कौन से पेयर वाइज ऑफ मीन्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं और कौन से पेयर वाइज ऑफ मीन्स डिफरेंसेस हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आगे। नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेजेस ऑफ शेफे मेथड। दिस प्रोसीजर इज एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव सिंस it controls the overall significance for any possible contrast or set of contrast even when suggested by the data। ये जो प्रोसीजर है, जब आप इसके कंट्रास्ट बना लेते हो, पेयर्स बना लेते हो, तो ये इसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस जो लेवल होता है ना, वो इसको रिड्यूस कर देता है। इसलिए ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है। इट देयरफॉर शुड नॉट बी यूज्ड if only pairwise comparisons are wanted। Next slide, disadvantages of Sheaffe method। If the number of contrast being considered is not considerably greater than the number of groups and the contrast are not suggested by the data, a Bonferroni correction probably will be more powerful than Sheaffe। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रास्ट बड़े ना हो नंबर ऑफ ग्रुप से और डेटा हमारे पास कंट्रास्ट को सजेस्ट ना कर रहा हो, तो शेफे मेथड की बदौलत बॉनफेरोनी करेक्शन मेथड यूज किया जाएगा। ये है इसका डिसएडवांटेजेस कि जब हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रास्ट छोटे हों नंबर ऑफ ग्रुप से तो हम बॉनफेरोनी मेथड यूज करते हैं बनिस्बत के शेफे मेथड के। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।